जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम यहां पर हिंदी का पेपर करेंगे। ये पेपर हमारा पीजीटी हिंदी होगा। पीजीटी हिंदी का 2013 का पेपर आज करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 पेपर इसके कंप्लीट कर चुके हैं पीजीटी के। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ अवेलेबल हैं। अभी जो हम आज का पेपर करेंगे ये होगा हमारा 2013 का, और इसको पूरा व्याख्या सहित हल करने वाले हैं। इसे हमने शिल्पी पब्लिकेशन से लिया है। देखिएगा, ये रहा आपका पेपर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 425 अंक का पेपर है और इसकी समय अवधि जो निर्धारित की गई है वो 2 घंटे है। आवश्यक निर्देश हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या यहाँ ज़रूरी है, किस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते परीक्षा हॉल में। तो यहाँ देखिएगा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है ये आपका संस्कृत साहित्य से लिया गया है, और इसके लिए मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर आप संस्कृत साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपका संस्कृत साहित्य का रिवीजन भी हो जाएगा और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। यहाँ आपने पढ़ा है कि भारवी की जो वाणी है वो नारिकेल फल के समान होती है। भारवी की काव्य प्रतिभा सामान्य है। मल्लीनाथ ने भारवी के वचन को नारिकेल फल सम्मति तथा रस गर्भ निर्भर सार बताया है। इसका तात्पर्य है कि वह बाहर से कठोर हैं और भीतर से रस स्पेशल किंतु सामान्य है, सारसम्य है। मल्लीनाथ ने भारवी के काव्य को नारिकेल फल के समान बताया है, जिसका बाह्य रूप रुक्ष या फिर विषम होता है और अंतर काव्य में मधुर तथा रस निहित होता है। भारवी की वाणी नारिकेल फल के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम ही कविता है। किसने कहा है? ये एक डेफिनेशन सी है, कथन है। तो आप इसको बताएंगे कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन किसका है? ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। ये उक्त कथन जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कविता की उनकी यह एकांगी और अस्पष्ट है। उनकी ये जो उक्ति है ये एकांगी है और अस्पष्ट है। अतः वृत्ति का चित्र कविता का एक रूप मात्र है। द्विवेदी जी ने काव्य और कविता को पर्याय रूप में प्रयुक्त किया है। कविता के लिए छंद अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, 5 बोली होती है, वो सारी मैंने आपको कराई हैं। और यहाँ पर दिया है कि अंतर्गत नहीं आती है, तो नहीं में आपको आंसर देना है। देखिए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, कन्नौजी भी है और ब्रजभाषा भी है, लेकिन अवधी जो है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं, पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियाँ आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली नहीं आती क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी में हिंदी के क्षेत्र में हरियाणवी तथा बांगरू या फिर बांगरू, हरियाणवी को बांगरू भी कह देते, कोरवी या खड़ी बोली। कोरवी के 2 नाम है, कोरवी या फिर खड़ी बोली। ब्रजभाषा, बुंदेली या बुंदेलखंडी, कन्नौजी या फिर ये 5 बोलियां आती हैं। और इस क्षेत्र के बाहर दक्षिण में मुंबई और मद्रास में और हैदराबाद के आसपास जो भी प्राय मुसलमान घरों में बोली जाती है, जो हिंदी प्राय मुसलमान घरों में बोली जाती है, उसका संबंध इस वर्ग से है। उसी बोली को दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। इन 6 बोलियों को ही उप वर्गों में बांटा गया है। हरियाणवी, कोरवी, दक्षिणी आकार बहुला आकार भी इसको कहते हैं, शेष 3 ओकार बहुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अप्रमाणिक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। अप्रमाणिक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार बताना है। क्या है? देखिए, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया ये आपका आधार माना जाता है। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, ये ऑप्शन आपका राइट है। उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, ये गलत हो जाता है। ए और बी दोनों सही हैं। ये आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी। आंसर क्या बनेगा आपका? डी। नेक्स्ट इसकी व्याख्या को जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा। देखिए, अप्रमाणिक शब्दों का लिंग निर्णय का आधार उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और साथ प्रयुक्त विशेषण है।
लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण आदि शब्दों की नीति का बोध होता है। शब्दों के जिस रूप से यह जाना जाए कि वह पुरुष जाति के लिए आया है या स्त्री जाति के लिए, उसी को लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान में रखिएगा। पहले भी आ चुका है, पहले भी ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। क्यों न स्नेह गंभीर को घटी है वृष भानुजा, वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया है तो आप यहाँ बता ही देंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है, और इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के दो या फिर दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। बिहारी के इस दोहे में वृष भानुजा एक तो वृषभान की पुत्री राधा के लिए आया है, और दूसरा हलधर यानी बलराम के वीर अर्थात भाई कृष्ण के लिए शुभकामना प्रकट की गई है। पर वृषभानुजा तथा हलधर इन दोनों शब्दों का अन्य अर्थ भी निकलता है, जिसमें कवि का विनोद झलकता है। और वृषभानुजा अर्थात वृषभ बैल की अनुजा अर्थात गाय, और हलधर का अर्थ भी बैल है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। कार्यावस्था के अंतर्गत बताना है कौन नहीं है, तो उत्पाद जो है ये कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं होता। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। यह नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है, और इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं, जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं। ये 5 भाग कौन कौन से हैं, तो इनको भी जान लीजिएगा। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नित्याप्ति और न्याप्ति, और आपका हो जाता है फलागमन। ये 5 आकार हैं, तो इनको हम ध्यान में रखेंगे। इसीलिए यहाँ जो ऑप्शन में बनता है आपका उत्पाद, तो वो नहीं आया। फलागमन, प्रयत्न और प्रत्याशा आया है। बाकी 2 आपके बचते हैं, नियताप्ति और एक बचता है आपका फलागमन। ठीक है, प्रारंभ। तो ये दोनों भी आप इसमें ऐड रखिएगा और ध्यान में रखिए इनको। 7 नंबर पर आता है पंजाबी की लिपि क्या है। पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। ये आप पढ़ ही लिए हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, क्लास 3rd से ही आपको बता दिया जाता है। पंजाबी अधिकतर गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास जो है सिखों के द्वारा सिखों के गुरु अंगद के द्वारा लिपि का सुधार करके और देवनागरी की मात्राओं को जोड़कर किया गया था। मुसलमान फारसी लिपि और हिंदू नागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। पंजाब में भाषा लिपि को सांप्रदायिक स्तर पर उठाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप कर चुके हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। प्रकृतियों के अंतर्गत कौन सा अर्थ जो है वो नहीं आता, तो विषादांत जो है ये प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। बाकी कार्य, प्रकारी और पताका आता है। अर्थ प्रकृतियाँ प्रयोजन सिद्धि हेवत अर्थात प्रयोजन की सिद्धि के लिए हेतु साधन अर्थ प्रकृतियाँ हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अर्थ प्रकृतियाँ कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उसे कार्य की ओर अग्रसर करते हैं, जिनके 5 भेद बताए गए हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकारी और कार्य। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, शब्द अर्थो सहितो काव्यम किसने कहा है। शब्द अर्थो सहितो काव्यम ये कहा है भामह ने। किसने कहा है? भामह ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। देखिए, उससे अच्छे तो आप हैं, तुलना की जा रही है और तुलना के योग में हमेशा ही आपको अपादान कारक मिलेगा देखने को, जिससे राइट ऑप्शन इसका जो है अपादान हो जाएगा। देखिए, जिससे प्रत्यक्ष रूप में अथवा कल्पित रूप में कोई वस्तु अलग होती है और उसमें अपादान कारक होता है। प्रश्न अनुसार उससे अच्छे तो आप हैं वाक्य में उससे यानी आप से तुलना की गई है उसकी, और तुलना के योग में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है यहाँ पर महावीर चरितम। ये मालती माधव भी इन्हीं का, भवभूति जी का ही नाटक है और ये नाटक भी भवभूति का ही है, महावीर चरितम। तो देखिएगा, भगवान राम के जीवन से संबंधित जो नाटक है ये महावीर चरितम है। भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध हैं, एक आता है महावीर चरितम, दूसरा मालती माधव और तीसरा आता है उत्तराम चरितम। महावीर चरित्र
भवभूति का प्रथम नाटक है। महावीर चरित जो है वो ये भवभूति जी का प्रथम नाटक है और इसमें 7 अंकों में इसे रामायण के पूर्वार्ध तथा राम विवाह तथा राम वनवास, सीताहरण और राम राज्य अभिषेक की कथा को इसमें क्या वर्णित किया गया है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? विभूति नारायण। वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण है। विभूति नारायण इसके संपादक भी वर्तमान में है। जब और इसके बारे में और कुछ जान लीजिए कि वर्तमान साहित्य इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ये पत्रिका मासिक पत्रिका है और जिसके संपादक थे धनंजय। इसके संपादक कौन थे? धनंजय। और जो पर्सन में पूछा जाता है तो वर्तमान में कौन है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, धनंजय यहाँ पर नहीं है तो विभूति नारायण राय दिया गया है, तो विभूति नारायण राय जो है इसके वर्तमान संपादक हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 927 का ईस्वी सन बताना है। देखिए बेटा, जो ये आहा यानी कि यहाँ पर हिजरी की बात हो रही है, ठीक है। सन 927 आहा, आहा का मतलब हिजरी, आहा का क्या मतलब होता है? हिजरी, हिजरी होता है। और जब हम हिजरी में 927 की बात हुई है ना, तो 927 में जब हम कितना जोड़ते हैं? 592 जोड़ देते हैं। कितना? 592। 592 को जब हम प्लस करते हैं तो आपका जो ईस्वी निकल कर आता है, इसमें हमेशा ही आपको 593 ऐड करते हैं बेटा, 92 नहीं करते, 93 ऐड करते हैं। इसे दोबारा से लिखते हैं, 927 में 593 इसको ऐड करते हैं और इसको ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो आंसर बनता है ये बन जाएगा 1520 और 1520 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हमेशा जब भी आपसे हिजरी में दिया जाए तो उसे सन में ईस्वी में बदलने के लिए 593 को उसमें ऐड करना होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा की किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंदो यहाँ पर जो जयचंदो का प्रयोग किया गया है ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। जिस संज्ञा से एक प्रकार की वस्तु और अनेक प्राणियों का, अनेक व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में द्रव्यवाचक, समूहवाचक और वाचक संज्ञा जातिवाचक के अंतर्गत ही आती है। प्रश्नानुसार जयचंदो संज्ञा के जातिवाचक भेद के अंतर्गत आता है। तो हिंदी में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीनों संज्ञाएं होती हैं, इसलिए जयचंद जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। 50 नंबर क्वेश्चन, विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो भावों को प्रकट करते हैं उनको विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के कारण विभाव कहा जाता है, स्थायी भाव के कारण को ही हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी या किसने की थी? ये यहाँ पर होना था और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी ने की थी सबसे पहले। और आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास के, बद्री नारायण चौधरी की बात हो रही है, इन्होंने प्रेमघन इन्होंने जो है निवास दास जी के संयोगिता की समीक्षा की थी। लेकिन यहाँ पर बात किसकी होती है? संयोगिता स्वयंवर की। से निवास दास के संयोगिता की समीक्षा की लिखी और बालकृष्ण भट्ट जी ने नील देवी परीक्षा गुरु संयोगिता स्वयंवर आया ना, देखिएगा संयोगिता स्वयंवर की बात हो रही है, तो ये इस नाम से की थी बालकृष्ण भट्ट ने। लेकिन सबसे पहले जो करते हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी करते हैं, संयोगिता पर समीक्षा लिखते हैं। और आगे देखते हैं, एकांतवासी योगी की अगर बात करें, एकांतवासी योगी संबंधी आलोचना तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट जी ने ही की थी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन, मोही का हसीसी की कोरही किसने कहा? मोही का हसीसी की कोरही ये कहा है जायसी ने। किससे कहा है?
शेरशाह जी से कहा है। जयसी के रूप को देखकर शेरशाह जब उन पर हंसे थे, जब ये उक्ति उन्होंने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 80 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। निबंध गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। निबंध को गद्य की कसौटी रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और शुक्ल जी का कथन है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, और निबंध को गद्य की कसौटी शुक्ल जी ने ही माना है। 90 नंबर क्वेश्चन। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? छल से पराजित करना करण कारक है। कौन सा कारक है बेटा? करण कारक है। तृतीय विभक्ति यहाँ आई है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। छल या फिर छल करना अशिष्ट व्यवहार माना जाता है, और अशिष्ट व्यवहार जहाँ किया जाए वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। प्रश्न में छल में से करण कारक है, और करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, तो ध्यान में रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन। इतना सुन के पातशाही जी और अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचन पूरन भया, आम खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? इन पंक्तियों का जो संबंध है वो चंद वर्णन की महिमा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। वृंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? वृंद जो धातु है, लंग लकार होता है बेटा भूतकाल। पहले बात को समझिएगा, भूतकाल होता है लंग लकार, और लंग लकार के जो रूप होते हैं वो अलग कर चलते हैं, और यहाँ आपको कोई भी रूप अलग कर नहीं दिखाई दिया होगा, तो ये जो है आपका आयोग के द्वारा क्वेश्चन को एफ फॉल्स मान लिया गया था, एफ मान लिया गया था, तो ये इसका जो मार्क्स है वो सभी को मिला था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही इसमें गलत दिए गए हैं। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग यहाँ ऑप्शन नंबर सी में होगा। कलत्र में क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा। बाकी स्त्री, दारा, पत्नी ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ध्यानमग्न में कौन सा समास है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यानमग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान में मग्न होना, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का जो है लोप हो रहा है। ध्यान में मग्न अधिकरण तत्पुरुष के चिन्ह जो होते हैं वे होते हैं में पेपर। तो देखिएगा, ध्यान में मग्न में सप्तमी तत्पुरुष होता है। ध्यान में मग्न होना, ध्यान मग्न होना, जिस समास के उत्तर पद तथा अंतिम पद की प्रधानता हो, और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। उत्तर पद अर्थात अंतिम पद की जहाँ पर समानता होती है वहाँ तत्पुरुष समास होता है, और विभक्ति चिन्ह जो है जिसमें उसका लोप होता है। 24 नंबर क्वेश्चन। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में कौन गलत है? लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत है। यहाँ पर देखिएगा अस्पृश्यताम, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये मध्यम का नहीं उत्तम पुरुष का है। ठीक है, अस्पृश्यताम जो है ये उत्तम पुरुष में होता है। स्पर्श, अस्पृश्यतम, स्पर्शत, इस तरीके से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, और आपका ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुव्रत भूषण बिनु न ब्रजाई कविता बनीता मित, ये केशव दास जी की बेटा पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ पूछा जाता है कि कविता की यह परिभाषा किसने दी थी, या ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं आपकी केशव दास जी की हैं। केशव दास जी ने ही ये परिभाषा दी थी। 26 नंबर क्वेश्चन। राजेंद्र यादव के हंस के संपादक थे। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। तो इसमें सन पूछ लिया आपसे कि ये जो है राजेंद्र यादव जी कब से कब तक हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ देखिए 1986 से लेकर 2013 तक जो है ये इसके संपादक रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है।
यहाँ पर देखिएगा वाक्य विचार के अंतर्गत जो है वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। वाक्यों को प्राय लोग सार्थक शब्दों का ही समूह मानते हैं जो भाव को व्यक्त करने के लिए दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, सव्रत शब्द में चतुर्थी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? ठीक है, अभी बताते हैं आपको। यहाँ पर जो स्वेसु है ये गलत हो जाता है क्योंकि बहुत बार मैंने आपको बताया, और ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिएगा कि चतुर्थी विभक्ति के इस तरह के शब्दों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यहाँ पर 4 से 5 शब्द होते हैं जो सही होते हैं। देखिए, सर्व से और सर्वसभ्याम तथा सर्वसभ्य, ये ठीक है आपका। और आपका जो सरसु होता है ये नहीं इसमें आएगा, ये आपका कम आता है षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत, ये यहाँ पर नहीं आता चतुर्थी में। तो 29 नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा। बिरह बारिश ले कुकर जिए, 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है? ये जो है आला उदल से लिया गया है, और आला है प्रमाल रासों से आया है। ये जगनीक जी की पंक्ति है और रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ आला से ली गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी। ये कथन किसका है ये आपको बताना है। शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी? ठीक है, व्याकरण का जो प्रयोग है अच्छे से कौन से युग के जो आपके लेखक थे, कवि थे, किसने नहीं ध्यान करा उसका? तो भारतेंदु युग के लेखकों ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु युग। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा कि भारतेंदु युग के जो लेखक थे इन्होंने व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से अपनी दृष्टि को नहीं रखा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, वे पूर्वीपन, अब आप ध्यान कीजिएगा कि पूर्वीपन कहाँ पर आप देखने को मिलता है। पूर्वीपन की वे परवाह नहीं करते और अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें तथा शब्दों को बेधड़क रख दिया करते थे। जो एक ही व्यक्ति थे पूरे साहित्य में जो अपने शब्दों को बेधड़क रूप से रख दिया करते थे, और इन्होंने भू, भो, मूछ, ह, ब इस तरह के शब्दों पर भी क्या है निबंध लिखे हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। दिया करते थे शुक्ल जी की ये पंक्तियाँ किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ये है प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित। 32 नंबर क्वेश्चन, अष्टयाम नामक पुस्तक किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और अभी तक की आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीजीटी का पेपर जो है हमारे काफ़ी नज़दीक है। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी और टीजीटी सभी में काम आने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको एक बार पीजीटी में दे दिया तो वो आगे आपको टीजीटी में नहीं पूछ लिया जाएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं DSSB में भी जो टीजीटी में भी आए हैं, और पीजीटी में भी वही क्वेश्चन आपको नेट JRF में भी देखने को मिलेंगे, और आपको LT में भी देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ वाले पेपर में भी देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। तो साहित्य होता है, कहीं भी किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन उठा लिया जा सकता है। तो जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिएगा देखिए इसकी व्याख्या को। रसखान के द्वारा रचित अष्टयाम में संकलित कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन प्रयत्न उनकी दिनचर्या के विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन इसमें किया गया है। आपका जो ऑप्शन है यहाँ बी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, मणिकर्णिका आत्मकथा है। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? ये तुलसी राम की आत्मकथा है मणिकर्णिका। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामानंद जी ने रामार्चना पद्धति के अंतर्गत अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा आपका। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? ये कथन है, और आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा जो रिपीटेड कथन होते हैं कि कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये किसने कहा है? ये पंत की पंक्ति है।
कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। यह काव्य परिभाषा स्वीकार की गई है जो कि अस्पष्ट है। परिपूर्ण क्षणों को किसने कहा है? प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई परिपूर्ण क्षण होगा, आते हैं उसकी भी वाणी कविता कही जा सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति कवि है। क्वेश्चन नंबर 36, निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हिय के सूल। मिटत न हिय का सूल। कविता किस पत्र में छपी है? ये कविता पूछा गया है किस पत्र में छपी है? तो ये छपी है हिंदी प्रदीप में। राइट ऑप्शन आपका हिंदी प्रदीप हो जाएगा। और ये भारतेंदु जी की है। देखिएगा, हिंदी प्रचार के लिए भारतेंदु को बहुत से नगरों में जाना पड़ता था। बलिया में हिंदी प्रचार के लिए बड़ी भारी सभा हुई थी। भारतेंदु जी ने मार्मिक व्याख्यान दिया था जिसमें प्रश्न पूछे गए और दोहे को सुनाया गया जो हिंदी प्रदीप में छपा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 नंबर, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए गए रूपों में कौन गलत है? देखिए बेटा, इस लंग लकार की बात हो रही है। फिर मैं वही बात कहूँगी, ये दोनों ही क्वेश्चन गलत थे। यहाँ पर एफ मान लिया गया था इसको भी, क्योंकि लंग का जो रूप चलता है वो अलग का चलता है। अस्पर्श, अस्पर्शताम, अस्पर्शन, इस तरीके से यहाँ कोई भी ऐसा रूप नहीं है। तो ये आपका फॉल्स था। सभी को इसके मार्क्स मिले थे। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नाही, ये हो आपका है ना, इस तरीके से। तो सेम ही लाइनें हैं दोनों बार। इनमें कौन सा अनुप्रास है ये बताना है आपको, ठीक है। यानी आपको देखिए डिफरेंस कितना छोटा है इसमें। राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही और राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल ताही, ठीक है। लाइनें सही हैं, दोनों सेम हैं, लेकिन जो फ़र्क है ना वो यहाँ पर है। आप एक बार यहाँ विराम लेते हैं और एक बार विराम यहाँ लेते हैं और इसका जो मीनिंग है वो बदल जाता है। यहाँ लटा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? लटा अनुप्रास अलंकार है इस प्रश्न में। और लाट यानी देश गुजराती, दक्षिणी गुजराती जो है, लाट देश यानी कि दक्षिणी गुजराती के लोगों को अधिक प्रिय होने से यहाँ लटानुप्रास होता है। और यहाँ पर शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं, परंतु अन्य पद के साथ अवयव करते ही पर्याप्त या फिर अभिप्राय भिन्न रूप से प्रकट होता है, वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तत्सम है भ्रात जाया। भ्रात जाया यहाँ तत्सम है। 40 नंबर क्वेश्चन, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? यहाँ पर दूसरा सप्तक में शकुंतला माथुर शामिल थी। और आगे बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो देखिएगा 1951 में दूसरा सप्तक में प्रकाशित इस सप्तक में जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं तो उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साहे और धर्मवीर भारती। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नीचे एक शब्द की 4 वर्तनियाँ दी गई हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिएगा। सही वर्तनी यहाँ पर 36 हो जाती है। 36 ये वाला ठीक होगा आपका, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? कृष्ण जो हैं श्रृंगार रस की दृष्टि से ये दक्षिण नायक हैं। और देखिए 4 प्रकार के नायक जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। किस तरीके से? अनुकूल होते हैं, दक्षिण होते हैं, शठ होते हैं और धृष्ट होते हैं। अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नी वाला होता है। दक्षिण नायक किसको बोला जाता है? समझ लीजिएगा, दक्षिण नायक बोला जाता है जिसकी 1 से अधिक पत्नी होती है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है। जो प्रधान महिषी होती है, प्रधान पटरानी होती है, उसका सबसे अधिक ध्यान रखता है। वह एक साथ सबको प्रसन्न रखता है। और श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण जो है वो एक दक्षिण नायक है। 43 नंबर क्वेश्चन, गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है, ठीक है। के लिए
संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, तो सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा सही वाक्य? ठीक है, गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है व्याख्या इसकी, जिस में प्रत्यक्ष रूप से अथवा कल्पित रूप से कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर कारक होता है अपादान कारक, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालय से प्रभवती में हिमालयात् गंगा हिमालयात् प्रभवती में पंचमी विभक्ति है, इसलिए यही कारण जो है सही होगा। जब आप राम के रूप पढ़ते हैं तो पंचमी विभक्ति में आपको क्या दिखाई देता है? रामात दिखाई देता है। इजी करने के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है? तत्सम शब्द बताना है यहाँ पर कौन सा है, तो श्रृंगार जो है ये तत्सम शब्द होता है, श्रृंगार। नेक्स्ट, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। उत धन ज्वल होता है उज्ज्वल, उत धन ज्वल। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो इन्होंने 1893 से लेकर 1918 तक माना है द्वितीय उत्थान का समय, 1918 ईस्वी तक। 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? चंद्रलोक की छाया भाषा भूषण ग्रंथ को कहा गया है। रीतिकालीन कवि जसवंत सिंह के द्वारा रचित भाषा भूषण नामक ग्रंथ पर चंद्रलोक की छाया, यह चंद्रलोक शैली में लिखा हुआ है और 212 दोहे यानी ग्रंथों का इसमें क्या है? उल्लेख किया गया है, जिसे 5 प्रकाशों में भी विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं? फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र बेला बहू है। फरिश्ते निकले की जो मुख्य पात्र है वो है बेला बहू। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि के मुसलमानों का उपालम सुनने को मिला था? कौन से सूफी कवि हैं जिनके उपालम सुनने को मिला था? वे हैं नूर मोहम्मद जी। और क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो देखिएगा इसकी व्याख्या को। हिंदी भाषा में रचना करने पर नूर मोहम्मद सूफी कवि थे जो, इनको मुसलमानों का एक उपालम सुनने को पड़ा था कि इंद्रावत की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम सुनने को मिला कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में रचना क्यों करने लगे हो, क्यों करने गए हिंदी भाषा में। इस तरीके से सुनने को मिलता था मुस्लिम कवियों के द्वारा। 50 नंबर पर देखिएगा क्वेश्चन को, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ना यानी कि एक अनूठा प्रयोग करना, इसका मतलब होता है अनूठा प्रयोग करना। 51 नंबर पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? इन्होंने जो प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है, इसका समय है 1868 से लेकर 1893 तक प्रथम उत्थान का समय माना गया है शुक्ल जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो संख्यावाची बताना है, द्विगु समास का होता है, ध्यान में रखेंगे। ये सब जानते हैं कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है, ठीक है, और यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास के अंतर्गत होता है और संपूर्ण शब्द जो है क्रिया विशेषण होकर भी अवयव की भांति प्रयोग होता है, तो वहीं पर क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में या और दो एक योजक चिन्ह लगे होते हैं। तो 54 नंबर पर देखिएगा क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेशक नहीं है? अर्थोपेशक कौन सा नहीं है? नियताप्ति ये अर्थोपेशक नहीं है। सूच्य कथा वस्तु के साधनों को अर्थोपेशक कहते हैं। ये 5 माने गए हैं। विषमंक माना गया है, प्रवेशक माना गया है, चुलिका, अंकमुख जिसको हम अंकास्य भी बोलते हैं और अकावतार भी बोलते हैं एक को,
ठीक है, 5वें नंबर पर अकावतार आता है। 55 नंबर क्वेश्चन, युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? यहाँ पर गलत है तव। सप्तमी विभक्ति में युष्मद में कौन सा गलत है ये बताना है, वो तव गलत है, क्योंकि यहाँ पर होता है तव्यय, युवो और युष्माशु, ये ठीक है सप्तमी विभक्ति में तव्यय, युव्यो और युष्माशु, लेकिन तब वहाँ पर नहीं होता, तब जो है ये गलत है। 56 नंबर पर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग यहाँ पर देखिए दारा है, दारा शब्द जो है पुल्लिंग है। हवा, कोयल और शिक्षा ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। 57 नंबर क्वेश्चन, बसंत में 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? बसंत में 4 पर्याय दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण कौन है? कांकातार, ये आपका त्रुटिपूर्ण है, कांकातार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है वो विस्मय होता है। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध रोध रस का स्थायी भाव होता है। और निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। 59 नंबर क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब्रजती, तरु शिखा पर थी अब्रजती, कुमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? इनका संबंध प्रिय प्रवास से है और ये आपकी रिपीटेड पंक्तियां हैं, DSSB में पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ देखिएगा 60 नंबर पर अब आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? निबंध और निबंध काव्य बताना है कौन नहीं है। शिवाजी के पत्र, परले की छाया, राम की शक्ति पूजा, ये निबंध और निबंध काव्य आप इनको बोल सकते हैं, लेकिन विनय पत्रिका जो है ये निबंध काव्य नहीं है। किसका है? तुलसीदास जी का। आगे देखिए 61 नंबर पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण मैंने कितनी बार बताया आपकी, महाप्राण जो है वो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, लेकिन अल्प प्राण के अंतर्गत की बात करें तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। पहला वर्ण यहाँ पर क्या दिया गया है आपका? च दिया गया है, तो च ही आपका राइट आंसर हो जाता है। ख, थ और फ जो है यहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ होंगी। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता? नाट्य वृत्तियों में सात्विक नहीं आता, आरभटी, भारती और कौशिकी आता है, लेकिन सात्विक नहीं आता। 63 नंबर क्वेश्चन, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती ये राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। किशोरी लाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की नाटक के आधार पर लिखी गई है, तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है? टेम्पेस्ट की छाया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी का कौन ऐसा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? वे हैं गोविंद नारायण मिश्र। इनके ध्यान में जो है लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावर एड़ी मेड़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। नाइन जब आती है महावर देने के लिए महारानी के पैरों में, तो पे एड़ियाँ एक बार उलट पलट कर देखती रहती हैं कि इतनी खूबसूरत लगती हैं एड़ियाँ, उनको वे समझ ही नहीं पाती इनमें महावर लगाना है या पहले से महावर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, उसको भ्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर वैशिष्ट द्वैत सिद्धांत की इसमें स्थापना की और दार्शनिक स्तर पर यह सिद्धांत कहलाता है और इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। 67 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास के तत्वों में कौन सही नहीं है? रंग निर्देश ये उपन्यास के तत्वों में सही नहीं है,
क्योंकि इसके अंतर्गत 6 प्रमुख तत्व माने जाते हैं उपन्यास के। एक कथानक, चरित्र, 3rd नंबर पर आता है कथन, फिर देशकाल, इसको हम वातावरण भी कहते हैं, शैली और उद्देश्य। 68 नंबर क्वेश्चन, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? उस शहर का नाम संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद जो है वो सूचित करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का जो बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस संज्ञा से एक प्रकार के अनेक वस्तुओं और व्यक्ति और प्राणियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, क्रिया, दशा आदि का बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न अनुसार शहर का नाम संज्ञावाचक शब्द व्यक्ति संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक भेद को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है 10। भरत मुनि ने 10 गुण बताए हैं काव्य के। कौन कौन से हैं? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 10 काव्य दोषों की चर्चा करने के पश्चात प्रबंध आश्रित 10 गुणों की भी चर्चा की है और गुणों के संदर्भ में मात्र इतना कहा है कि गुणा विप्रायः दोषम। 70 नंबर क्वेश्चन, कयामत का वर्णन जायसी ने किस रचना में किया है या जायसी द्वारा रचित किस काव्य में कयामत का वर्णन हुआ है? इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। आखिरी कलाम में इसका वर्णन किया गया है। जायसी सूफी कवियों में सर्वप्रमुख है। उनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जायसी के 2 अन्य ग्रंथ और भी हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। ये दोनों ग्रंथ अवधी भाषा में ही रचे गए हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, संकलन त्रिय में कौन नहीं है? संकलन त्रिय के अंतर्गत कौन नहीं आता? काल, स्थान और वस्तु आते हैं, लेकिन कथानक यहाँ पर नहीं आता। ऑप्शन राइट हो जाएगा कथानक। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? धीरोदत्त नायक है यहाँ पर भीमसेन। धीरोदत्त नायक वह होता है जो मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और दर्प से परिपूर्ण और आत्मश्लाघी होता है। ठीक है, तो भीमसेन जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने बल और वैभव का बड़ा गर्व होता है। साहित्य में इस प्रकार का नायक बहुत ही कम देखने को मिलता है। गौण पात्र और तथा प्रतिनायकों में आवश्यक ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रावण, परशुराम, भीमसेन आदि इसके उदाहरण हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं। अलग होना अपादान यानी आपका सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान पंचमी विभक्ति आएगी आपके यहाँ पर। 4 वाक्य दिए गए हैं और सही वाक्य का चयन करना है संस्कृत में। ठीक है, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं तो वृक्षात, अभी जो ऊपर बताया था कि रामात बताया था ना, तो वृक्ष से वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये व्याख्या बता ही चुके हूँ, अभी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिएगा 74 पर, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी जो शब्द सागर है इसका प्रकाशन किया था नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ था सन 1912 में। ध्यान से देखिएगा, सन 1912 में और 1929 के बीच में एक बहुत बड़े कोश शब्द हिंदी शब्द सागर का श्री श्याम सुंदर दास जी की प्रधानता में संपादन हुआ। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा संस्था ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला जो है इनका असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। बहुत बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, टीजीटी में मैक्सिमम टाइम। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला बुराड़िया हैं। और इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना जो है वो 1884 में हुई थी। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, एक ही शब्द की वृत्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो ऊपर
लिखित, ऊपर लिखित में होता है ऊपरी लिखित, ये बी सही हो जाता है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श में कौन कौन से आते हैं? क च ट त प, ये सारे आते हैं, और या जो है ये अंतस्थ व्यंजन में आता है, तो यह जो है आपका अंतस्थ व्यंजन होगा, या ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 80 नंबर क्वेश्चन, कोई और कुछ में कुछ का प्रयोग, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस स्वरनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक स्वरनाम में किया जाता है, क्योंकि इनका जो है कुछ भी निश्चित यहाँ पर नहीं होता। कोई आया है ये नहीं पता, और कुछ सामान चाहिए, क्या सामान कितना कुछ नहीं मालूम होता। तो स्वरनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें अनिश्चयवाचक जो है एक है। जिन स्वरनामों में वस्तु व्यक्ति का निश्चय न हो, निश्चय न किया जाए, वहाँ जो है अनिश्चयवाचक स्वरनाम होता है, जिसमें कोई कुछ आदि आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ये कथन मैथ्यू अर्नोल्ड का है। नेक्स्ट देखिएगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो है यह कथन इनका है, और इस कथन में काव्य लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता प्रकट हुई है, परंतु यह कोई विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता कि जीवन की समीक्षा साहित्य और रूपों में भी हो सकती है, केवल कविता में ही नहीं। यह अर्नोल्ड को निजी काव्य आदर्श का संकेत कराने वाली उक्ति है और कविता की परिभाषा है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है, कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक जो है यहाँ पर चाणक्य होता है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन होता है? चाणक्य होता है, और विशाख दत्त के द्वारा ये मुद्रा राक्षस नाटक जो है वो लिखा गया है। 83 नंबर क्वेश्चन, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ चले गए थे? बीसलदेव उड़ीसा चले गए थे, बता चुकी हूँ आपको पहले भी बहुत बार, और ये क्वेश्चन जो है DSSB में भी पूछा गया है, रिपीटेड है आपका। बीसलदेव रासु नरपति नाहल के द्वारा रचित आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है, जिसमें 4 खंडों में जिसे विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रह राज चतुर्थ यानी कि बीसलदेव का परमार वंश भोजराज की कन्या, एक तो बीसलदेव का वर्णन है, एक यहाँ पर परमार वंश के राजा भोजराज की कन्या राजमती से इनका विवाह दिखाया गया। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रूठकर राजा जो है वो उड़ीसा चले जाते हैं। 84 नंबर पर पूछा जाता है कि मृगावती के लेखक कौन है? मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूपमुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवा कहा गया है यहाँ पर बालाजी को। नेक्स्ट, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन किसका कथन है? ये कथन देव का है। शब्द शक्ति विवेचन में देव अभिधा को उत्तम मानते हैं, अर्थात यानी कि इसका जो तात्पर्य है एक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना वे करते हैं और ये देव का कथन है। ठीक है, 87 नंबर पर देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पृच्छते किसने कहा है? ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर फॉल्स माना गया है बेटा, इसमें जो है आपके राइट ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? फॉल्स हो गया। आगे देखिए 88 नंबर पर कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ये भी आपका फॉल्स है, यहाँ पर भी आपको राइट ऑप्शन नहीं दिया गया। ये 4 क्वेश्चन इस परीक्षा के अंतर्गत फॉल्स माने गए थे और 4 नंबर जो हैं ये सब में डिवाइड किए गए थे। आगे देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन, वेश्या के 4 पर्याय हैं जिसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? देखिए, इसको गणिका भी कहा जाता है, वीरांगना, रंडी और कुल्टा यहाँ पर जो है वो आपका ये त्रुटिपूर्ण है।
ठीक है, उल्टा नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है और तत्सम यहाँ पर क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय शब्द जो है वो तत्सम माना जाएगा। क्षत्रिय का जो तद्भव रूप होता है बेटा, ये होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का तद्भव रूप ये है, इसका तद्भव रूप, और सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ये कालचक्र से ली गई है। भारतेंदु ने 1873 में कालचक्र की भूमिका में लिखा कि हिंदी नई चाल में ढली, वहीं से ये पंक्ति ली गई है। भारतेंदु जी की पंक्ति है और कालचक्र से ली गई है। 92 नंबर क्वेश्चन, अस्मद शब्द में पंचमी विभक्ति में दी गई रूपों में कौन सा गलत है? पंचमी विभक्ति में बताना है कौन सा गलत है। अस्मभ्याम गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अस्मद जो है वो मैं का रूप होता है। पंचमी विभक्ति में जो रूप चलते हैं, मत से चलेगा, मत, आवाभ्याम और अस्मद, ऐसे हो जाएगा। असंभव, ये गलत हो जाएगा आपका, असंभव में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मत होगा, आवाभ्याम होगा और अस्मत होगा। 93 नंबर पर आता है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। अनुग्रहित जो है ये वाला आपका ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि इस चीज़ का फ़ायदा वो लोग भी ले सके। 94 नंबर क्वेश्चन, और अगर इसकी स्पीड आपको कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबो दिया था? वो थे शेख तकी के कहने पर डुबोया था। सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को जंजीर में बांधकर गंगा में। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? सरस्वती के 4 पर्यायों में भामा गलत है। भारती, शारदा, वागीश्वरी ये सही है, और भामा जो है यहाँ पर वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। 84 वैष्णव वन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका संबंध जो है वो वल्लभ संप्रदाय से है। 84 वैष्णव वन की वार्ता जो है गोकुलनाथ जी के द्वारा रचित है और एक जीवन चरित्र है, और वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो वल्लभाचार्य जी हैं, और इनका जो दार्शनिक मत है वो शुद्धाद्वैत है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो ये वर्तनी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। कवित्री ये आपका इजी हो जाता है, लेकिन कवित्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। यूपी पीजीटी में भी पीछे पूछा गया है, अभी जो पेपर हमने किए हैं उनमें भी आया हुआ है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कवित्री जो है सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। 98 नंबर पर आता है, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है, और आनंदवर्धन का संबंध ध्वनि संप्रदाय से है। किससे है? ध्वनि संप्रदाय से है। 99 नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन आता है कि आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? ये आलोचना की थी बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पत्रिका के अपने प्रसिद्ध भाषा व्याकरण शीर्षक लेख से अनस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया था, तो इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया, और बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से द्विवेदी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली कि जिसमें चुल्हेबाजी का पुट भी पूरा था। जिसमें क्या था? चुल्हेबाजी वाला पुट भी पूरा ही देखने को मिलता है। 100 नंबर पर देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1893। कब हुई थी? 1893 में हुई थी, और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और पंडित शिव प्रसाद सिंह प्रमुख थे। इसके प्रथम सभापति
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास हुए। प्रथम सभापति कौन हुए थे? भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, इनकी बुआ के बेटे थे। और कौन थे? राधा कृष्ण दास जी वही थे। 101 नंबर पर आता है कि श्रोता के लिए किस स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए जो है मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 102 नंबर क्वेश्चन, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? नाभादास के द्वारा लिखित जो पुस्तक है अष्टयाम, ये पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे, ये ध्यान में रखेंगे। उनकी रचनाओं में अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध हैं और इन्हीं के आधार पर राम भक्त कवि इन्हें स्वीकार किया जाता है। अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जिनसे प्रकट हो वे वाणी हैं, जिनसे प्रकट हो वे हैं, वे क्या है? ये पूछा जाता है। वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जिनसे प्रकट होते हैं वे क्या होते हैं? वे अनुभाव होते हैं। जो भावों के पश्चात आते हैं वे अनुभाव होते हैं। वाणी अंग संचालन आदि के अभिनय के स्वरूप और रस का अनुभावन करने वाले भाव को अनुभाव कहा जाता है। 104 नंबर पर आता है कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में समास बताना है। अनुरूप, रूप के अनुरूप होना, तो यहाँ पर अव्ययभाव हो जाएगा। देखिए, रूपस्य योग्यम एक रूप के योग अनुरूप, यह अव्ययभाव समास है। पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव है जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है, तो वहाँ क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। 105 नंबर पर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, सफ़ेद यहाँ पर तत्सम नहीं होगा, क्या होता? श्वेत होता। नेक्स्ट 106 नंबर पर, लत्ते घूरे को लत्ता बीनई, घूरे को लत्ता बीनई, कनातन के डोल बांधी, जैसे शीर्षक के लेख किसने दिए हैं? ये दिए हैं प्रताप नारायण मिश्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 107, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण होता है अंधकूप। अंधकूप में कर्मधारय समास है और इसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। विग्रह करते समय विशेष के अंग विभक्ति और चिन्हों में विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं। अंधकूप समास विग्रह है, जो कि कूप अंध है और जो कूप है। 108 नंबर पर, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? किसने कहा है? कोलरिज ने कहा है। ये किसने कहा है? कोलरिज ने लिखा है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द कौन है? उनका सर्वोत्तम कर्म क्या है? और सबसे सर्वोत्तम अर्थ देने वाले शब्द उत्तम होने चाहिए। ये किसने कहा है? कोलरिज ने कहा है। 109 नंबर पर आता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नाविक का अर्थ है। देखिए, ये सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में, ना ही तो इसका अर्थ नायक होता है, न नाविक, न नाव, ना ही पहेलिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका फॉल्स था। 5 क्वेश्चन आपके पेपर में हो जाते हैं फॉल्स। आगे चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? यहाँ पर कुकुर ये तत्सम है, बाकी कुत्ता, कुकुर और पिल्लाई ये सब तद्भव रूप हैं। नेक्स्ट 111, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिसमें विषाद भाव व्यक्त किए जाते हैं। जिसमें विषाद भाव क्या है? व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति शैली की है, शैली के द्वारा रचित है। काव्य को लेखा कहना उचित नहीं, क्योंकि इससे कल्पना और विभावना की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। तटस्थ लेखा नहीं है। 112 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग यहाँ पर छाता नहीं है, राइट हो जाएगा आपका छाता। बनावट सूर्य और सफ़ेद है, लेकिन छाता जो है वो पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, इसमें प्रवासी कहानीकार कौन है? प्रवासी कहानीकार है यहाँ पर तेजेंद्र शर्मा। 114 नंबर क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य के अंतर्गत 19 सर्ग हैं। कालिदास जी के काव्यों में
समस्त संस्कृत साहित्य में रघुवंश एक उत्कृष्ट महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग है। प्रथम 9 सर्गों में राम के पूर्वजों का, दिलीप का, अज का, रघु और दशरथ का वर्णन है और 10 से 15 सर्गों तक राम का तथा अंतिम 4 सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन किया गया है। 150 नंबर क्वेश्चन, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? आजमगढ़ रीडर ये पूछा जाता है किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी, तो ये इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित होती है। इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित होती है। दुर्जन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? दूधन जन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 170 नंबर क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम परिभाषा किसकी है? रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है। जगन्नाथ के द्वारा दी गई परिभाषा जो है ये रमणीयार्थ पद निस्संदेह उपादेय, किंतु इसका शैथिल्य यह है कि इसमें शब्द को ही काव्य शरीर माना गया है। 118 नंबर पर आता है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह यहाँ पर धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आता है, देखिएगा 190 नंबर क्वेश्चन, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति के योग से रस निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? ये भरत का कथन है, प्रसिद्ध रस सूत्र है। इसमें अनुभाव व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, यहाँ विभाव अनुभाव एवं व्याभिचारी के योग से रस की निष्पत्ति होती है। 120 नंबर क्वेश्चन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का सबसे बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली उचित नहीं कहना उचित नहीं है। यह किसका कथन है? गारसादा तासी जी का है। 121 नंबर पर आता है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये कहा था। यह पंक्तियों का संबंध किससे है? ये इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। 122 नंबर पर क्वेश्चन है, पुस्तक जल्लण हाथ दई चली गजानन नृपकाज, जल्लण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? पृथ्वीराज रासो को देने का उल्लेख किया गया है और जल्लण जो है ये चंद्रबरदाई के पुत्र थे। 123 नंबर पर क्वेश्चन है, प्रारभ्यते ना खलु विघ्नाभ्य नीचई में कौन कर्ता कौन है? इसमें नीचई जो है ये कर्ता है। पीपर पात सरिसमन डोला में मन क्या है? मन यहाँ पर उपमेय है। पीपर पात सरिसमन डोला में मन उपमेय है। पीपर पात यहाँ वाचक उपमान है और सरिस वाचक शब्द है तथा डोला जो है वो धर्म है। लिखित भाषा, लास्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा के विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा आपको क्लास, ये ज़रूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे 2011 में जो पेपर हुआ था और जिसकी परीक्षा हुई थी 2016 में पीजीटी की। नेक्स्ट पेपर हमारा यही होगा। 2016 में परीक्षा हुई थी और 2011 में इसके फॉर्म फिल किए गए थे, तो उसको लेकर आएंगे नए। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो।